Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 6, Industries. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So student, till this quiz we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with factors related to establishment of an industry. किसी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के पहले आप कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रिलेट करते हैं इंडस्ट्रीज़ के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बच्चा, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. आप जिस भी चीज़ को प्रोड्यूस करने वाले हैं उसमें जो लगने वाला रॉ मटेरियल है वो इजीली आसपास अवेलेबल है कि नहीं. ठीक है. फिर सेकेंड, आज बच्चा मोस्ट ऑफ द मशीन्स रन करती हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं. ठीक है. फिर हमें थर्ड रिक्वायरमेंट होती है भाई हमारे लेबर की, तो लेबर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वहाँ आसपास में जो लोग हैं काम करने में इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं, कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, ये सब भी आपको असेस करना पड़ेगा. फिर आती है कि जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं और नियर बाय एरियाज़ में उसका मार्केट कितना है. तो दीज थिंग्स यू नीड टू एनालाइज बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड ओनली एट सच प्लेसेस. इंडस्ट्री को आप उसी प्लेस में लोकेट करें जहां उसका रॉ मटेरियल, जो भी आप फिनिश प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए. गुड्स कैन बी ईजिली सोल्ड एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, और जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो वो इतना ही रहे कि हम उसको ईजिली लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे सेल कर पाएँ. ठीक है. सच लोकेशंस आर सेलेक्टेड आफ्टर मच डेलिब्रेशन. बहुत सोच समझ के बाद ही, बहुत प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही हम एक इंडस्ट्री को कहाँ इस्टेब्लिश करना है डिसीज़न ले पाते हैं. अब बेटा, इंडस्ट्री कहाँ लोकेट होगी इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, ह्यूमन एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स. ये सारे फैक्टर्स को भी आपको प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा बिफोर लोकेटिंग योर इंडस्ट्री, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन. सच सम ऑफ दीज आर. बच्चा, किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के पहले हम बहुत सारे फैक्टर को एनालाइज करते हैं. तो पहला हम लोग क्या चीज़ देखेंगे कि वहाँ पर लार्ज एरिया ऑफ लेवल लैंड अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि आपको अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो माउंटेन्स पे कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है. तो हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी हम फैक्ट्री ओपन करें वहाँ पर लेवल लैंड हो, मतलब प्लेन्स अवेलेबल हो. देन रेगुलर सप्लाई हो रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए. चीप एंड एडिकेट पावर सप्लाई हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आजकल जितनी भी मशीनें हैं वो सारी पावर ड्रिवन है, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो रन कर नहीं पाएंगी. तो चीप मतलब सस्ते दामों में, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त का मतलब होता है एडिकेट, पावर सप्लाई हो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली मिल पाए. देन एडिकेट सप्लाई ऑफ स्किल लेबर्स एट रीजनेबल वेजेस. ऐसा भी ना हो कि लेबर तो अवेलेबल है पर वेजेस इतने ज़्यादा हैं कि हम प्रॉफिट में ही ना आ पाएँ कभी. तो पर्याप्त मतलब एडिकेट का मतलब होता है सफिशिएंट लेबर सप्लाई हो, स्किल लेबर अवेलेबल हो पर रीजनेबल वेजेस पे. ठीक है. बहुत ज़्यादा वेजेस ना हो. एफिशिएंट नेटवर्क हो ट्रांसपोर्ट का. ठीक है. पहली बात तो रोड्स वगैरह प्रॉपर बनी हो, फिर ट्रांसपोर्ट जो अवेलेबल हो वो रीजनेबल रेट्स पे भी अवेलेबल हो, है ना. नियरनेस टू मार्केट फॉर क्विक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड. जहाँ पर भी आप फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे ये इंश्योर कराएंगे कि भाई ईजीली हमें उसको सेल करने के लिए मार्केट मिल जाए. जैसे कि अगर हम मिल्क की बात करें बच्चा, कर्ड की बात करें, तो इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. ठीक है. तो इसको जल्दी ही सेल करना पड़ता होगा, तो कुछ पेरिशेबल, कुछ में तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर आप गुड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उससे कितनी दूर जाके आपको उसको सेल करना है. कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि पेपर, लार्ज, इनको पेपर जब बनता है बच्चा तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लोकेटेड होंगी जहाँ पर या तो रिवर हो, कैनाल्स हो या लेक्स हो, नदियाँ हो, कैनाल्स को क्या बोलते हैं, नहरें, नदियाँ हो, नहरें हो, या तो लेक्स हो या तो कोई झील हो. ठीक है. देन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्रॉम बैंक्स एंड द गवर्नमेंट. आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं
जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहाँ आपको ईजिली कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी जो कैपिटल है वो आप इजीली अरेंज कर पाएँ, बैंक आपको लोन दे पाएँ। कई बार गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को प्रमोट करती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको प्रमोट करती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह अच्छी हों, गवर्नमेंट ईज़िली लोन दे दे, बैंक से ईज़िली लोन मिल जाए, कैपिटल ईज़िली अरेंज हो जाए, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बात। चलो, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में सबसे बड़ा नाम आएगा आयरन एंड स्टील। बेटा आज हम किचन की बात करें, कार की बात करें, बाइक की बात करें, घर बनाने की बात करें, क्या कुछ भी आयरन और स्टील के बिना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील, उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल। And one more thing that is very important after iron and steel is information technology. अगर हम कोरोना पीरियड में बच्चा अपनी क्लासेस कंटिन्यू रख पाए, या आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, या और कोई फैसिलिटी अवेल कर पा रहे हैं इंटरनेट से, तो वो किसी की देन है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सेकेंड प्लेस आई गिव टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन शुगर इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, फिशिंग, these are some important industries of the world. Yes, even we cannot survive without automobile in the current era. So automobile manufacturing are also important. Let us learn about their distribution. अब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चा ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी को, मॉडर्न कंट्री को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल उसमें होता है। अगर आपको डैम्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, घर बनाने हैं, कोई ऑफिस बनाना है, तो उस सब के लिए आयरन स्टील की रिक्वायरमेंट होगी ही ना बेटा। So if you want to develop our country, our civilization, we want economic growth, what we required? Iron and steel industries. It is a heavy industry, ये बहुत heavy industry है। It uses bulky raw material, bulky raw material इसको required होता है, जैसे iron और कोल इन लार्ज क्वांटिटी। जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोल होगा, आयरन और होगा, तभी तो आयरन एंड स्टील बन पाएगा। ठीक है। और इसके जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं वो भी हैवी होते हैं। लोहा भारी है, ठीक है, लोहा भारी होता ही है ना, हैवी होता है जो आयरन होता है। तो पहले आयरन और लाओ, बहुत हैवी है, कोल लाओ, हैवी है। कोल और आयरन और, कोल को जला के जब आयरन और से आयरन बनाएंगे तो जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो भी बहुत हैवी ही होगा। USA हैज़ नंबर ऑफ स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन। USA में बहुत सारे रीजन है बच्चा जहाँ स्टील प्रोड्यूस होता है, जैसे अलाबामा, पिट्सबर्ग, लेक एरे रीजन एंड मिड अटलांटिक स्टेट्स। स्टूडेंट डू रिमेंबर, अब यहाँ समझने का नहीं, यहाँ तो आपको लर्न करना है। अगर पूछा जाए, मैम पूछ लें 1 मार्क में, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द एरिया ऑफ USA वेयर स्टील इज प्रोड्यूस्ड इन अ ह्यूज क्वांटिटी। तो क्या लिखोगे? अलाबामा, पिट्सबर्ग, लेक एरे रीजन एंड मिड अटलांटिक स्टेट्स। यूरोप में कहाँ पर होता है बच्चा? यूके में हो रहा है, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस। यूके यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, ये वो यूरोप के रीजन है जहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टील प्रोड्यूस हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस के बाद इटली, पोलैंड, बेल्जियम भी उसी लिस्ट में है। देन ऑस्ट्रिया, यहाँ पर वेल डेवलप्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम तो है, इटली, पोलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर भी वेल डेवलप्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना, उसके बाद जापान, फिर इंडिया हैव डेवलप्ड दिस इंडस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील एशिया में प्रोड्यूसर है चाइना, देन जापान, देन इंडिया। अदर इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग की बात करें, हमने 3 कॉन्टिनेंट्स को देखा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री को देखा, फिर पूरे यूरोप को देखा, फिर एशिया को देखा। अब हम देखेंगे कंट्रीज़ को, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, चिली, साउथ अमेरिका, अल्जीरिया, इजिप्ट, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, in Africa and Australia. These are the few countries which is producing a huge quantity of iron and steel. अच्छा, मेन सेंटर्स बेटा यहाँ पर सब लर्न करना है आपको कि एशिया से कौन सी कंट्रीज़ हैं, यूरोप से कौन सी कंट्रीज़ थी, यूनाइटेड स्टेट्स में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है। देन
जो मेन सेंटर्स हैं आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसर्स के इंडिया में वो है जमशेदपुर। अब पूछा जा सकता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो बोलना जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, रौकीला, बोकारो, कुल्ती, भद्रावती, सालेम, विशाखापट्टनम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, सालेम, भद्रावती, कुल्ती, बोकारो, रौकीला, दुर्गापुर, भिलाई, जमशेदपुर। हमारे इंडिया में इतनी जगह पे बढ़िया क्वांटिटी में आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होता है। नाउ कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल बोले तो बच्चा कॉटन के जो हम क्लॉथ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, उसी की बात हो रही है ना। तो बेटा जब कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो उसके पहले हैंडलूम्स बनता था, और आज भी हैंडलूम्स पे बनता है। जो बनारसी साड़ी हैं, महेश्वरी साड़ी हैं, ये आज भी काय पे ही बन रही है बच्चा, हैंडलूम्स पे ही बन रही है। ठीक है, जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था कॉटन क्लॉथ किसके ऊपर बनता था, हैंडलूम पे। आज तो कुछ ही जगह थोड़ा बहुत काम हो रहा है, पर पहले पूरा हैंडलूम पे ही होता था। फिर धीरे धीरे रैपिड डेवलपमेंट होने लगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, कब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। तो यहाँ पर सीरीज ऑफ इन्वेंशन हुए, जैसे कि फ्लाइंग शटल आई, कार्डिंग मशीन आ गई, कार्डिंग मशीन आ गई, स्पिनिंग म्यूल आ गया, पावर लूम आ गए। कहाँ पर, इंग्लैंड में। कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड बहुत थी, तो इस सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत सारी मशीन लाए। पहले आई फ्लाइंग शटल, फिर आई कार्डिंग मशीन, फिर आई स्पिनिंग म्यूल, फिर पावर लूम। लेटर हाफ कब आई बच्चा, ये 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में, मतलब 1750 1760s में ये सारी मशीन, भले फ्लाइंग शटल है, पावर लूम है, कार्डिंग मशीन है, ये सब आ गई थी। फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन ये जो टेक्निक्स थी कॉटन टेक्सटाइल या कॉटन प्रोड्यूस करने की आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये स्प्रेड हो गई टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। पहले यूरोप ने सब कुछ किया, मतलब इन्वेंशन बेसिकली यूरोप से आए, उसके बाद ये हर जगह स्प्रेड हो गई। कहाँ स्प्रेड हुई बच्चा, यूरोप में, एशिया, यूएसए में, चाइना में, इंडिया में, जापान में, एंड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर से टेक्निक्स ऑफ टेक्सटाइल स्पिनिंग, टेक्सटाइल स्पिन करने की जो टेक्निक थी, वीविंग। स्पिनिंग का मतलब होता है, जो हमारे गांधी जी बोलते थे ना, जो चरखे के ऊपर होता था, इससे क्या होती है, स्पिनिंग। आजकल तो उसके लिए भी मशीनें आ गई हैं। तो ये स्पिनिंग मशीन थी, इसको जिसको हम हिंदी में चरखा बोलते हैं। इस पे बनता है धागा, क्या बनता है, थ्रेड। ठीक है, जब एक बार थ्रेड बन जाए तो हम उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली प्लेस करके क्या बना लेते हैं बेटा, क्लोथ। तो उसको हम बोलते हैं वीविंग। ये वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीविंग। अब आपने धागा बनाया, उससे कपड़ा भी बना लिया। अब इस कपड़े को आप क्या करेंगे, कलर, है ना, क्योंकि कॉटन का कलर तो वाइट होता है बच्चा। तो वाइट क्लॉथ थोड़ी ना, इतने सारे कलर के क्लॉथ आते हैं। तो जब क्लॉथ बन जाएगा तो उसको हम कलर करेंगे, और कलर करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइंग। कई बार फिर हम उसके ऊपर कई बार प्रिंटिंग करेंगे, एंड फिनिशिंग स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप। और धीरे धीरे ये सारी टेक्निक स्पिनिंग की, वीविंग की, डाइंग की, प्रिंटिंग की, ये अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में फैल गई। यूएसए गई, चाइना गई, इंडिया गई, जापान गई, और पूरे वर्ल्ड में फैल गई। कॉटन टेक्सटाइल की अगर हम बात करें कि मेनली मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होता है, तो बोलना यूएसए, चाइना, इंडिया, यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, यूके, जापान। यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, चार भी आप याद रख पाओगे तो ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल के मेन मैन्युफैक्चरर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया। फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल इंडिया में कब आई थी, 1854 में। कहाँ पर आई थी, मुंबई में। पहली मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल आई थी इंडिया में 1854 में, और किस प्लेस पे, मुंबई में। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। आज भी बच्चा बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है। आई बात समझ में। आज भी मैक्सिमम कॉटन टेक्सटाइल मिल आपको कहाँ मिलेगी, 5 स्टेट्स में ही मिलेंगी, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। मुंबई लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। हमारे इंडिया में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, तो बोलोगे मुंबई में। एंड इज कॉल्ड
पॉलिश ऑफ इंडिया, कॉटनोपॉलिस ऑफ इंडिया। मुंबई को क्या बोला जाता है बच्चा? कॉटनोपॉलिस ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ऐसी इंडस्ट्री है बच्चा जिसको आप सभी जानते हैं। अभी जब कोरोना पीरियड था तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो गूगल मीट से चल रही थी, जूम पे चल रही थी। तो आप सबको पता है ना कि जूम और जो गूगल मीट था कंप्यूटर के ऊपर चल रहा था, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही गिफ्ट है ये हमको, नहीं तो हमारी क्लासेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द साइंस विच यूजेज सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर, जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, प्रोसेस करता है, प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है, रिसीव और रिट्रीव भी करता है। ठीक है बात? तो इज़ द साइंस विच यूजेज सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर, ये वो साइंस है जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। इसके थ्रू आप प्रोसेस, प्रोटेक्ट एंड सिक्योर कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। इसमें जो मशीन वाला पार्ट होता है, जैसे हम कंप्यूटर बोलेंगे, सीपीयू बोलेंगे, जिसको आप टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जैसे कीबोर्ड को आप टच कर पाएंगे, माउस को टच कर पाएंगे, उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। और वो पार्ट जो अंदर इंटरनल प्रोसेसिंग करेगा, 2 और 2 को प्लस करके बताएगा कि 4 है, वो है सॉफ्टवेयर। Programs used in computer are called software. Programs used in computer are called software and computer machine is called hardware. बेटा जो आजकल हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन अमेज़ॉन से गुड्स परचेज कर पा रहे हैं, फ्लिपकार्ट से गुड्स परचेज कर पा रहे हैं, तो वो किसके थ्रू ही पॉसिबल हो पाया? आईटी इंडस्ट्री के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया। आज दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली जो इंडस्ट्री है वो आईटी इंडस्ट्री ही है। द आईटी इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में आज जो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रही है वो इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री का मेनली काम है डेटा को स्टोर करके रखना, प्रोसेस करना और इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। सांता क्लारा काउंटी इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पर है सांता क्लारा काउंटी इज़ द लीडिंग आईटी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का लीडिंग आईटी सेंटर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली। इसी को ही क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। सांता क्लारा काउंटी को ही हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। इसके अलावा साउथ कोरिया, जापान, चाइना ऑल्सो हैव आईटी इंडस्ट्री। सांता क्लारा काउंटी कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ पर है? यूएसए में है। इसी को क्या भी बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। तो अकेला यूएसए ही नहीं है बच्चा जो आईटी में बहुत अच्छा कर रहा है, इसके अलावा साउथ कोरिया, जापान, चाइना भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेंगलोर में लार्जेस्ट सेंटर है आईटी इंडस्ट्री के। दिस इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं बेंगलुरु को। अदर सेंटर भी हैं, अकेला बेंगलोर नहीं है बेटा। हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता। तो इंडिया में लार्जेस्ट सेक्टर है आईटी इंडस्ट्री का बेंगलुरु। बेंगलुरु के अलावा हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पुणे और कोलकाता में भी अच्छा खासा आईटी में काम हो रहा है। शुगर, शुगर मतलब शक्कर, जिनके बिना हमारी लाइफ असंभव सी है। शुगर, शुगर केन एंड शुगर बीट आर द मेन रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री। शुगर बीट, शुगर केन, ये रॉ मटेरियल हैं किसके? शुगर इंडस्ट्री के। जो शुगर मिल हैं वो लोकेटेड होती हैं शुगर कैन एंड शुगर बीट प्रोड्यूसिंग एरिया में। वो एरिया जहाँ पर शुगर कैन का प्रोडक्शन हो रहा हो या शुगर बीट का प्रोडक्शन हो रहा हो, वहीं पर प्रोडक्शन होगा किसका? शुगर का। ठीक है, मतलब देखो ये तो एग्रीकल्चर में मिलेंगे आपको शुगर कैन, शुगर बीट, तो वो एरिया जहाँ पर इन सब चीज़ों को कल्टीवेट किया जा रहा होगा उसके पास ही हम लोकेट कर देंगे हमारी शुगर इंडस्ट्री को। सो स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस शुगर कैन, द एरिया विच इज़ वेरी सुटेबल फॉर शुगर कैन एज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो बच्चा जो हमारा इंडिया है, इंडिया में हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों मिल जाते हैं। तो ये वाला जो रीजन है, इसके नीचे वाला ट्रॉपिकल है, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल है। तो ये जो बेल्ट है ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है किसके लिए? शुगर कैन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है
मतलब हमारा पूरा इंडिया इस तरीके से है बेटा कि आप किसी भी एरिया में शुगर कैन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक हुई बात? किसी भी एरिया में शुगर कैन प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो एरिया है ये है ट्रॉपिकल रीजन, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो प्लेसेस हैं ये हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो दोनों ही जगह आप बहुत अच्छे से शुगर कैन प्रोड्यूस करते हो, पर हमारे इंडिया में ये बेल्ट यहाँ पर अच्छे से शुगर कैन प्रोड्यूस हो रहा है। क्यूबा, ब्राज़ील, इंडिया, क्यूबा, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, केन्या प्रोड्यूस शुगर फ्रॉम शुगर केन। इतने सारी कंट्रीज़ ब्राज़ील में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, केन्या में शुगर प्रोड्यूस हो रही है। किससे? शुगर कैन से। शुगर बीट कल्टीवेट होता है टेम्परेट रीजन में। जैसे शुगर केन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में होता है, वैसे ही टेम्परेट जोन में होता है, टेम्परेट रीजन में होता है शुगर बीट। तो रशिया, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, चाइना ये किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चा? शुगर बीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर इस शुगर बीट से क्या बना रहे हैं? शुगर। ठीक हुई बात? ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, केन्या में किससे शुगर बन रही है? शुगर केन से। शुगर बीट से कहाँ कहाँ बन रही है बच्चा? चाइना, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, रशिया। अब अगर हम हमारे इंडिया की बात करें कि इंडिया में शुगर मिल कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इंडिया की वो कौन से स्टेट है बेटा जहाँ पर ये बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है क्या? शुगर कैन, और जहाँ पर मैक्सिमम शुगर मिल्स हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नाउ शिप बिल्डिंग, शिप बनाएंगे अब। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है शिप का और दूसरे वेसल का, जैसे कि याट, क्रूज, इज कॉल्ड शिप बिल्डिंग। क्रूज का बनना, याट्स का बनना, ये क्या है? शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। इट इज़ यूजली कैरिड आउट इन हार्बर। ये कहाँ पर होता है? हार्बर में होता है, जहाँ पर बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं। द प्लेस इन हार्बर, वो प्लेस हार्बर में जहाँ पर शिप्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसे बोला जाता है शिप यार्ड। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर, अगर स्किल लेबर अवेलेबल है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अवेलेबल है, कब से? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। तो शिप बिल्डिंग में बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसके लेबर अवेलेबल हो गए, स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप करने लग गई। तो बेटा हमने किस में भी ग्रोथ देखी? शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी ग्रोथ देखी। अगर आज प्रेजेंट की बात करें तो चाइना हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। चाइना में शिप बिल्डिंग की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं। अदर कंट्रीज़ जिनमें भी बड़ी बड़ी शिप्स बनाई जा रही हैं वो जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस। इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान, ये भी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर शिप बिल्डिंग हो रही है, शिप बनाई जा रही है। नीदरलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, यूएसए एंड ब्राज़ील, यहाँ पर भी शिप बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनाई जा रही हैं। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में शिप बिल्डिंग का जो मेजर काम होता है वो होता है विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची और मुंबई में। 4 मेन सेंटर्स हैं शिप बिल्डिंग के। ये तो मैं बिल्कुल पूछ सकती हूँ 1 मार्क में, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द मेन सेंटर ऑफ शिप बिल्डिंग इन इंडिया। तो क्या लिखेंगे आप? विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई। नाउ फिशिंग, स्टूडेंट फिशिंग हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.